Étant donné le fait que le gouvernement de l'Inde refuse toujours de coopérer, ma collègue, la ministre Joly, n'avait qu'un seul choix. Aujourd'hui, elle a émis un avis d'expulsion pour ces 6 individus. Ils doivent quitter le Canada. Ils ne seront plus en mesure d'agir à titre de diplomate au Canada, ni d'entrer à nouveau au Canada, peu importe la raison. आप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि उनकी सरकार ने 6 भारतीय डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने का फैसला किया है। दिलचस्प ये है कि ट्रूडो के ऐलान से पहले ही भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और कुछ सीनियर अधिकारियों को वापस बुला लिया था, और तो और कनाडा के 6 टॉप डिप्लोमेट्स को भी भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया था। दरअसल ये सारा विवाद 13 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब कनाडा ने भारत को डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के जरिए एक चिट्ठी भेजी और बताया कि भारत के उच्चायुक्त और उच्चायोग के कुछ अधिकारी किसी मामले में संदिग्ध हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने 14 अक्टूबर को इसका जवाब दिया प्रेस रिलीज के जरिए। भारत ने साफ कहा कनाडा के आरोप अस्वीकार्य हैं, ये जस्टिन ट्रूडो का घरेलू पॉलिटिकल एजेंडा है। भारत ने सीधे तौर पर केस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस टाइमलाइन का जिक्र किया वो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से मेल खाती है। निज्जर खालिस्तानी आतंकवादी था, फर्जी कागजात के सहारे कनाडा पहुंचा, फिर संदेहजनक तरीके से नागरिकता हासिल की। जून 2023 में उसकी हत्या हुई। इसी मामले के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हुई। दरअसल सितंबर 2023 में ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स शामिल हैं। सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो के आरोपों पर तब भी भारत ने गहरी नाराजगी जताई थी। कनाडा के उच्चायोग से कई डिप्लोमेट्स को बाहर भी निकाला था। हालांकि हाई कमिश्नर के निष्कासन की तब नौबत नहीं आई थी। कट टू अक्टूबर 2024, ट्रूडो सरकार ने एक बार फिर भारत को लपेटने की कोशिश की। अब की दफा सीधे भारत के हाई कमिश्नर को जांच के दायरे में लाने की बात कही, और जवाब में विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रतिनिधि को समन भेजा, नाराजगी जताई और फिर अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया और उनके हाई कमिश्नर समेत 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए कहा। कई जानकारों का मानना है कि कनाडा को इस तरह की सख्त प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, इसलिए ट्रूडो ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, भारत पर फिर से गंभीर आरोप लगाए और यह भी कहा कि वो इस मुद्दे को G7 और 5 आइज देशों के सामने रखेंगे, यानी हाल फिलहाल में तनाव कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। तो आज हम जानेंगे भारत कनाडा विवाद की पूरी कहानी, जस्टिन ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिटिक्स का सत्य और भारत कनाडा रिश्तों का भविष्य क्या है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात भारत कनाडा विवाद की। Brought to you by Haier, ITEL and Sensorent K. Who got a fever? Sonido enmestido, conectado. शुरुआत बेसिक बातों से करते हैं। कनाडा ये नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में बसा है, 3 तरफ से समंदर से घिरा है। उत्तर में आर्कटिक, पूरब में अटलांटिक और पश्चिम में पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर, जबकि दक्षिणी सीमा इसकी अमेरिका से लगती है। कनाडा आकार में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर है रूस। कनाडा की आबादी लगभग 3 करोड़ 90 लाख है। 65% लोग ईसाई हैं। 26% जनता ऐसी है जो किसी धर्म को नहीं मानती। दिस इज इंटरेस्टिंग। बाकी में दूसरे धर्मों के लोग आते हैं। कनाडा की राजधानी ओट्टावा है। नई दिल्ली से हवाई रास्ते से इसकी दूरी लगभग 11,000 किलोमीटर है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो वहां संसदीय लोकतंत्र है, साथ ही साथ संवैधानिक राजशाही भी है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं, उनका चुनाव जनता के वोट से होता है। 2015 से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। वहीं हेड ऑफ द स्टेट का पद ब्रिटिश मोनार्क के पास रहता है, यानी जो कोई ब्रिटेन का राजा या रानी है वही कनाडा का भी राष्ट्राध्यक्ष है। फिलहाल इस पद पर किंग चार्ल्स तृतीय बैठे हैं। ये तो हुई बेसिक जानकारी। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। भारत कनाडा संबंधों का इतिहास क्या रहा?
दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत 1947 में हुई। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्टूबर 1949 में कनाडा के दौरे पर गए, वहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। 1950 और 60 के दशक में कनाडा ने भारत को कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मदद दी। रिश्तों में पहली दरार 1974 में आई, जब भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। कहा गया कि इसके लिए भारत ने कनाडा से मिले न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का इस्तेमाल किया था। इससे कनाडा नाराज हुआ। फिर 1980 का दशक आया। भारत में खालिस्तान आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। सरकार ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कई खालिस्तानी चरमपंथी भागकर कनाडा पहुंचे। उस समय पीरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। भारत ने उनसे कार्रवाई की अपील की, मगर कोई असर नहीं हुआ। पीरे ट्रूडो यानी जस्टिन ट्रूडो के पिताजी। एक मामला तलविंदर सिंह परमार का उन दिनों सुर्खियां बनाता है। 1981 में वो पंजाब में 2 पुलिस वालों की हत्या कर कनाडा भागा। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की, एक्सट्रेडिशन की मांग की, लेकिन पीरे ट्रूडो ने मना कर दिया। बहरहाल जून 1985 में फिर एक बड़ा कांड हुआ। जून 1985 में क्या हुआ? एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में एक बम धमाका हुआ, जिसमें सभी सवार 329 लोग मारे गए। तलविंदर परमार को इसका मास्टरमाइंड बताया गया, मगर उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना में सिर्फ एक शख्स को सजा मिली और अब वो भी जेल से छूट चुका है। फिर आया 1998 का बरस। भारत ने एक बार फिर से परमाणु परीक्षण किया। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंदिरा जी के प्रधानमंत्री रहते हुए। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए। इस दूसरे टेस्ट के बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत की आलोचना की और प्रतिबंध लगाए। इसमें कनाडा भी शामिल था। कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री मिचेल स्टार्क ने तब कहा था, दोनों देशों के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। हालांकि थोड़े वक्त बाद तल्खी कम होने लगी। 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए। इसके बाद प्रतिबंधों में ढील दी जाने लगी। कनाडा ने भी वही रुख अपनाया। इस रुख में और तब्दीली शुरू हुई 2006 में। ऐसा क्या हुआ इस बरस? स्टीफन हार्पर कनाडा के प्रधानमंत्री बने, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। हार्पर के आने से क्या हुआ, ये एक विद्वान के बयान से सुनते हैं। विद्वान कौन है? सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी में इतिहास के अध्यापक हैं रयान तौहे। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हार्पर ने खालिस्तान और न्यूक्लियर टेस्ट को पीछे छोड़कर भारत से बातचीत शुरू की। फोकस व्यापार और शिक्षा पर रखा। खालिस्तान का, चरमपंथियों का मुद्दा सरकार की प्राथमिकताओं से गायब हो गया। हार्पर 2015 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर कंजर्वेटिव पार्टी हारी, लिबरल पार्टी सत्ता में आई। ये कनाडा की दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी है। और इसके बाद जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने और उनके सत्ता में आते ही भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ने लगे। 2016 में उन्होंने कहा, मेरी सरकार में मोदी सरकार से ज़्यादा सिख हैं। इसको गैर ज़रूरी बयानबाजी के तौर पर देखा गया, लेकिन ये ट्रूडो की निजी राजनीति के लिए फ़ायदेमंद था। दरअसल कनाडा में सिखों की आबादी लगभग 8 लाख है, कुल जनसंख्या का 2%। इसकी तुलना में संसद में उनका प्रतिनिधित्व 4% है। वे किसी भी सरकार को बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी मजबूत हैं, सोशली भी रसूख रखते हैं। जहाँ तक खालिस्तान समर्थकों की बात है, ये आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन कनाडा की लोकल पॉलिटिक्स में उनका दबदबा है। एक उदाहरण जगमीत सिंह का है। वो खालिस्तान के समर्थन के लिए कुख्यात रहा है। उसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के पास कनाडा की संसद के निचले सदन में 25 सीटें हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रूडो ने उसी के सहयोग से बहुमत जुटाया, लेकिन सितंबर 2024 में एनडीपी ने सपोर्ट खींच लिया। इसके बाद से ट्रूडो सरकार अल्पमत में है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी है, लेकिन वो भी इसे पास नहीं करा पाई, क्योंकि एनडीपी प्रस्ताव का भी समर्थन नहीं कर रही है विश्वास के। वरना ट्रूडो की बहुत पहले रुखसती हो चुकी होती। माना जा रहा है कि जगमीत सिंह इसका इस्तेमाल बार्गेनिंग चिप की तरह, सौदेबाजी की तरह कर रहा है, सत्ता से बाहर होने के बाद भी। कनाडा में हम जानते हैं कि अगला आम चुनाव अक्टूबर 2025 में होना है, यानी ठीक 1 बरस के अंदर। अगर ट्रूडो की सरकार पहले गिरती है तो चुनाव जल्दी कराने होंगे। आज के वक्त में कनाडा के अंदर ट्रूडो की लोकप्रियता सबसे खराब स्तर पर है। इप्सोस के एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 28% लोग उनको पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को तूल दे रहे हैं, भारत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसे और समझने के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कनाडा की हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसे शॉर्ट में ORF कहते हैं, वहां पर स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र से बातचीत की। ट्रूडो के भारत विरोध की वजह जानी और उनका जोर इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर क्यों है, क्या इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये समझने की कोशिश की। देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स ही सबको, जो भी कनाडा के इलेक्शंस या फिर जो भी डिप्लोमेसी समझते हैं, उनको तो यही लगेगा कि, और ऐसा लग रहा है कि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बौखलाहट है जो वो अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, और एक एक्सटर्नल एक्टर और इन्वेस्टिगेशन और पता नहीं क्या क्या उन्होंने ढूंढ लिया है। आप देखें कि ये एक डिप्लोमेसी है। द वर्ड डिप्लोमेसी ऐसी चीज होती है कि आप
इन्हीं सब ग्रीवेंसेस को आप स्टेट चैनल के थ्रू कन्वे कर दें और फिर बातचीत करके इसका नेगोशिएशन निकाला जाए, ना कि आप किसी स्टेट एक्टर और स्टेट लीडर्स के आप एस्पर्सन्स कास्ट कर रहे हैं और उनको एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इनसे आपको क्या हासिल होगा? बस डिप्लोमेसी ब्रेक होगी और एक बायलैटरल रिलेशनशिप टूटेगा, जो कि हो रहा है। तो मेरे ख्याल इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली कनाडा की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है कि उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए। इसको कई दूसरी तरह से हैंडल किया जा सकता था, स्पेशली डिप्लोमेसी से। वोट बैंक पॉलिटिक्स से इतर एक सिरा 2016 के बयान पर हमने छोड़ा था, पर मामला वहीं पर समाप्त नहीं होता। फरवरी 2018 में जस्टिन ट्रूडो 8 दिन के भारत दौरे पर आए। उनके दफ्तर की तरफ से 423 मेहमानों की लिस्ट जारी हुई, जिनको अलग अलग कार्यक्रमों में जस्टिन ट्रूडो के बुलाया जा रहा था। इसमें एक नाम था जसपाल अटवाल का। वो एक भारतीय मंत्री की हत्या की साजिश में शामिल रह चुका था, उसे सजा भी हुई थी। भारत ने अटवाल को न्योते का विरोध किया और इसका असर ट्रूडो के पूरे दौरे पर दिखा। अगला मौका आया 2020 में, जब ट्रूडो सरकार ने किसान आंदोलन पर बयानबाजी की। भारत ने इस पर भी नाराजगी जताई, क्योंकि ये हमारा अंदरूनी मामला है। फिर आया 2023 का साल। 18 जून को वैंकूवर में गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का मास्टरमाइंड था। KTF पर पंजाब में आतंकवाद बढ़ाने और टारगेटेड किलिंग्स के इल्जाम है। इसको भारत ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। निज्जर कुछ सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों में था। भारत में हुई कई हत्याओं से भी उसका नाम जुड़ा था। निज्जर की कहानी हम दुनियादारी में पहले भी विस्तार से बता चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहरहाल, निज्जर की हत्या के विरोध में कनाडा में भारत के उच्चायोग और कई हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। भारत ने आपत्ति जताई। कनाडा सरकार ने जिम्मेदारों पर दुरुस्त कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 9 सितंबर 2023 को ट्रूडो G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पीएम मोदी ने सख्त लहजे में भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक की मांग की। कनाडा की मीडिया में छपा, मोदी ने बंद कमरे में ट्रूडो को डांटा। इसके इर्द गिर्द भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे साफ हो चुका था कि दोनों देशों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। ट्रूडो स्पेशल डिनर में नहीं आए, एक जरूरी लॉन्च से दूर रहे। जाते जाते उनका प्लेन भी खराब हो गया। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन ट्रूडो ने उससे भी इनकार कर दिया। फिर कनाडा की ट्रेड मिनिस्टर का एक दौरा भी स्थगित किया गया। इसके बाद ट्रूडो ने संसद में यानी कनाडा की संसद में भारत सरकार पर आरोप लगाया। कनाडा की सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को तब देश छोड़ने के लिए भी कहा। इसके बाद भारत ने वीजा बैन किया, डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकाला और ट्रूडो को आड़े हाथ लिया। लेकिन हाई कमिश्नर के निष्कासन तक तब बात नहीं पहुंची थी। हाई कमिश्नर या एम्बेसडर किसी दूतावास का भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहां पर हाई कमिश्नर होते हैं, और जो उससे इतर कंट्रीज हैं वहाँ दूतावास होता है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से हैं? जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं उनका जो संगठन है। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम तो खूब सुना होगा, दिल्ली में आयोजित भी हुए थे। बहरहाल, अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच पहली बार टॉप डिप्लोमेट्स का निष्कासन हुआ, यानी कि ये बड़ी घटना है। अब इस घटना को हम कैसे समझें? पहले तो आम लोगों से मैं शुरू करूं। ये इंडिया कनाडा रिलेशंस के लिए बहुत ही एक लो पॉइंट है और अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है, कभी हुआ नहीं। निष्कासित तो डिप्लोमेट्स कभी नहीं किए गए थे। लेकिन यहाँ पे हम पहुंचे कैसे? आप अगर जस्टिन ट्रूडो के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें तो एक बहुत ही उथल पुथल हो रहा है वहाँ पे, और ये बौखलाहट है उनकी कि वो एक कोalition बना के रखना चाहते हैं जो कि उनको एक सस्टेन कर सके नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन के लिए। उनके रेटिंग्स देखें आप, काफ़ी नीचे हैं, करीबन 20-22 के आसपास हैं। उनके एक कंजर्वेटिव ऑपोजिशन की लीडर की रेटिंग देखें तो काफ़ी हाई है। जो उनकी मेन सपोर्टर पार्टी जगमीत सिंह, जो NDP के लीडर हैं और खालिस्तान से काफ़ी सपोर्ट रखते हैं, उनकी आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें 2 दिन, उन्होंने कह दिया कि वो अब हर किस्म की बातचीत लिबरल पार्टी जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है उनसे बंद कर चुकी है। तो ये एक बौखलाहट है एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सस्टेन करना, और जहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहाँ से सपोर्ट लेना, और एक बाहर के दुश्मन को ढूंढना और बाहर एक्सटर्नल एक्टर को ढूंढना। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक अंदरूनी मामला है जो कि बाहर फॉरेन पॉलिसी पे स्पिल हो गया है। सवाल ये भी है कि डिप्लोमेट्स के निष्कासन तक बात कैसे पहुंची। हमने शुरुआत में बताया 13 अक्टूबर को कनाडा ने भारत को कहा था आपके हाई कमिश्नर और कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स
केस में संदिग्ध हैं और 14 अक्टूबर को भारत ने प्रेस रिलीज जारी की और क्या कहा? ट्रूडो सरकार के आरोप वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रेरित हैं। भारत इसका जोरदार खंडन करता है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में भी कुछ आरोप लगाए थे। तब से कनाडा सरकार ने कोई सबूत नहीं दिया है, बार बार आग्रह के बावजूद। भारत के प्रति द्वेष प्रधानमंत्री ट्रूडो की पुरानी पहचान, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारा। 2018 में भारत दौरे पर उन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की थी। उनकी कैबिनेट में ऐसे लोग हैं जिनका संबंध भारत के खिलाफ अलगाववादी एजेंडा चलाने वालों से रहा है। 2020 में भी उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश की थी। इसके अलावा प्रेस रिलीज में कहा गया कि ट्रूडो सरकार ने हमेशा हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को पनाह दी है। वे भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय समुदाय के नेताओं को परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं। उन्होंने और दूसरे भारतीय नेताओं की हत्या की धमकी जिन लोगों को दी, उनको संरक्षण मिला है उनके राज में। इन सारी गतिविधियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जस्टिफाई भी करता है कनाडा और उसकी सरकार। अवैध तरीके से घुसने वाले लोगों को कनाडा सरकार जल्दबाजी में नागरिकता दे रही है। आतंकियों और अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांगों को सिरे से नकार रही। भारत में कनाडा का उच्चायोग अपनी सरकार के पॉलिटिकल एजेंडे पर काम कर रहा है। भारत सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। भारत के पास इस संबंध में आगे कार्रवाई का पूरा अधिकार है, ये कहकर हमने पूर्ण विराम दिया। लेकिन जिस लहजे में भारत ने कनाडा को जवाब दिया, हालिया दिनों में उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए हर किसी को अगली कार्रवाई का इंतजार था और 14 अक्टूबर की शाम विदेश मंत्रालय ने जब कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर को समन भेजा तो समझ में आ गया कि आगे क्या होने वाला है। उनके सामने आपत्ति दर्ज कराई गई। फिर भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा और दूसरे अधिकारियों को कनाडा से वापस बुलाने का ऐलान हुआ और रात होते होते भारत ने कनाडा के भी 6 टॉप डिप्लोमेट्स को निष्कासन का आदेश सौंप दिया। 19 अक्टूबर की रात तक बोरिया बिस्तरा समेट कर निकल जाएं। इसके कुछ देर बाद कनाडा में ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आधे घंटे तक उन्होंने अपनी बात रखी और क्या कहा, सुनते हैं। It is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable. This weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the Government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the Government of India, it has decided not to cooperate. We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil. Je crois que l'Inde a fait une erreur monumentale en choisissant d'utiliser leurs diplomates et le crime organisé pour attaquer les Canadiens, pour venir faire sentir les Canadiens pas en sécurité ici chez eux et encore plus pour créer des actes de violence et même des homicides. C'est inacceptable. Étant donné le fait que le gouvernement de l'Inde refuse toujours de coopérer, ma collègue, la ministre Joly, n'avait qu'un seul choix. Aujourd'hui, elle a émis un avis d'expulsion pour ces 6 individus. Ils doivent quitter le Canada. Ils ne seront plus en mesure d'agir à titre de diplomate au Canada, ni d'entrer à nouveau au Canada, peu importe la raison. ट्रूडो ने अपने बयान में G7 और 5 आईज के सामने बात रखने की बात दोहराई है। भारत भी इन जगहों पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। तो विद्वानों से समझते हैं आगे की राह क्या है। देखिए, ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग है। G7 एक सॉवरेन नेशन के डिसीजन मेकिंग पे G7 और कोई भी 5 आईज अलायंस कुछ भी नहीं कर सकती। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, नाइजर में, निजेर जो अफ्रीका में है, वहाँ पे रशियन फोर्सेस या जो भी रशियन मर्सिनरी कहते हैं वेस्ट की, हमें निकाल दिया। आप कुछ, आपके CIA कुछ तो कर नहीं पाई। तो सॉवरेन डिसीजन मेकिंग जो है वो आप किसी कंट्री में घुस के उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, ग्रीवेंसेस आप G7 में दें या कहीं है, वहां से कम्युनिकेट किया जाएगा और मेरे ख्याल में ये अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी, आप 7 देश अगर बैठ के टेबल पे सोचे और एक नेगोशिएटिंग टेबल वहां पे हो, एज अपोज टू ऐसे स्टेप्स जो कि पूरे रिलेशनशिप ब्रेक कर रहे हैं,
तो मेरे ख्याल में वो अच्छा होगा कि कई कई कंट्रीज उसमें सर खपा रहे हैं और एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन उसकी निकल के आ रही है। तो ये अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आप अगर सोचे कि कोई प्रेशर आएगा तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। सारा मामला घरेलू राजनीति का भी है। कंजर्वेटिव पार्टी, ट्रूडो की विपक्षी पार्टी, इसके जीतने की अगले चुनाव में उम्मीद जताई जा रही है। तो अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तब भारत कनाडा के संबंध कैसे रहते हैं, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, लास्ट कंजर्वेटिव पार्टी मेरे ख्याल में 2006 से 15 तक रही थी स्टीफन हार्पर की, और काफी उन्होंने तो एक्चुअली रीसेट कर दिया था बायलैटरल रिलेशंस को। आप देखें, कनिष्क बॉम्बिंग जो 1985 में हुई थी, उसका खुलेआम अपॉलॉजी मांगा है उन्होंने, और उनकी उस खुलेआम अपॉलॉजी लेके और उन्होंने एक भारत कनाडा रिलेशंस को एक रीसेट दिया था, जो कि ये जो इशू था कनिष्का बॉम्बिंग या फिर खालिस्तान इशू, उसको एक बैक बर्नर पे डाल के एक नई सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की बात की थी, जो बहुत ही मेरे ख्याल में जो मोमेंटम मिला था इंडिया कनाडा रिलेशंस को, वो अब तक चल रहा था। लेकिन लिबरल पार्टी को आप देखें तो जो जस्टिन ट्रूडो के फादर थे, सीनियर ट्रूडो, उनके कार्यकाल में भी 1970 और अर्ली 80s में ये प्रॉब्लम्स हुई थी। तो लिबरल पार्टी की एक डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट है कनाडा में, जिसका स्पिल ओवर एक बायलैटरल रिलेशंस पे और एक्सटर्नल रिलेशंस पे पड़ रहा है, जो कि एक बहुत ही उम्दा किस्म की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। इस मामले में ताजा अपडेट्स जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे ग्लोबल के प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट शशांक मट्टू से। तो इस खबर में दो बड़ी अपडेट्स रही हैं। पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा है कि भारत ने जो कनाडा में किया है वो बिल्कुल अस्वीकृत है, अनएक्सेप्टेबल है। कनाडा की सरकार की जो सॉवरेंटी है उसको वायलेट किया गया है, और वो चाहते हैं कि भारत जिस सबूत जो कनाडा ने उनके सामने प्रस्तुत किया है उस पर अमल करे, उस पर एक्ट करे, और जो कनाडा ने आरोप लगाए हैं इंडिया पर, उस पर जांच पड़ताछ हो। कनाडा की ये बड़ी मांग रही है। उन्होंने कहा है कि भारत से एक बहुत बड़ी भूल हुई है कि अगर वो उनको लगता है कि वो कनाडा आकर ऐसी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ा बयान था प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की थी। उन्होंने, शायद आपको याद होगा कि वो लाओस में आसियान इंडिया का समिट जब चल रहा था, वहाँ पे उसके साइडलाइंस पे उन दोनों की एक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, थोड़ी बात हुई थी। और उन्होंने कहा था कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं, वो एक दूसरों के बीच बातें होंगी, वार्ता होगी, और उसके बल पर हम भारत और कनाडा कैसे इस विषय पे आगे बढ़ेंगे, भारत और कनाडा के बीच इस पे बात होनी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का मानना यह है कि भारत ने कनाडा का सहयोग नहीं दिया, और इसीलिए मामले अब इस हद तक पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ा बयान था प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। लेकिन ठीक उसके बाद विदेश मंत्रालय ने कि कई सूत्रों से हमें पता चला कि एक्चुअली ऐसा कोई स्पष्ट सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है कनाडा की सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सामने। उन्होंने कहा है कि हर बार हम ये सुन रहे हैं, ये बयान सुन रहे हैं कि कनाडा के जो एक्टिंग राजदूत हैं यहाँ पे और जो अलग अलग इनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने फिर बार बार कहा है कि हमने स्पष्ट सबूत भारतीय सरकार के सामने रखा है कि देखिए आपके ऑफिशियल्स जो हैं इस केस में मिले हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई स्पष्ट सबूत हमें अभी तक दिया नहीं गया है। तो भारत का ये बड़ा स्पष्ट बयान रहा है कि जो कनाडा ने हमें सबूत दिया है उसके साथ हम खुश नहीं हैं। और जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं वो पुरानी चीज़ें कह रहे हैं, जो उनके पुराने वजहें हैं, जैसे उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स, उनकी डोमेस्टिक सिचुएशन, जो उनकी अभी पॉपुलैरिटी इतनी कम हो चुकी है, उन्हीं कारणों के लिए वो ये आरोप बना रहे हैं। और भारत की जो छवि है, भारत के लिए एक नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो ये थे दो बड़े अपडेट्स आज इस इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक ड्रामा में। शशांक से हमने ये सवाल भी पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस विवाद के बारे में क्या लिखा जा रहा है। तो देखिए, पहले मैं कनाडा की मीडिया के बारे में बात करना चाहूँगा। काफ़ी कैनेडियन मीडिया के न्यूज़पेपर्स में ये लिखा गया है कि देखिए जो भारत ने किया है वो गलत है। लेकिन कनाडा की मीडिया ने ये भी बड़े बड़े सवाल उठाए हैं जस्टिन ट्रूडो की सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि देखिए कैसे
आपकी सरकार के निगरानी में ये सब हो रहा है? कैसे आपने कहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे कनाडा में, लेकिन एक विदेशी सरकार ऐसे ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकती है कनाडा में? आपका क्या जवाब है? तो ये बड़े सवाल उठाए गए हैं जस्टिन ट्रूडो की सरकार के खिलाफ। उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि आपने अभी ये आरोप भारत के सामने क्यों सामने लाए हैं? क्या ये इसीलिए है क्योंकि आपकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी इतनी कम हो चुकी है और आपको चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं, इसीलिए आप पूरी जनता को आपकी सरकार के पीछे एकजुट करना चाहते हैं? तो क्या आपका एक राजनीतिक इंटेंशन है, राजनीतिक मोटिवेशन है इस भारत के खिलाफ ये आरोप लगाने का? तो ये भी एक बहुत मुश्किल सवाल उठाया गया है जिसका जवाब कनाडा की सरकार को अभी देना है। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि देखिए, भारत एक इतना विशाल देश है, इतना ताकतवर देश है जो आगे जाकर दुनिया के बड़े बड़े मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और भी इंपॉर्टेंट और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या हम रियली इस समय भारत के साथ एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंटेशन में पड़ना चाहते हैं? तो काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि देखिए, बुरी तरह से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया गया है कनाडा की तरफ से। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कनाडा की जो विपक्ष की पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उनके भी लीडर ने कहा है कि देखिए, हम पूरी तरह से कंसर्न है कि ये जिस तरह के एलिगेशंस आए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्रूडो सरकार की बड़ी कड़ी निंदा की है कि आपके होते हुए ऐसे कैसे ऑपरेशन हो सकते हैं इस देश में? हमारी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है जब से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो कनाडा की मीडिया ने ही कनाडा की सरकार के सामने बड़े बड़े सवाल प्रस्तुत किए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो है, हालांकि कई वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स हैं, जो पश्चिमी न्यूज़पेपर हैं, वो कनाडा के पक्ष की ओर ज़्यादा हमें हिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन BBC जैसी न्यूज़ एजेंसी ने भी कहा है कि देखिए, शायद यहाँ पे एक राजनीतिक इंटेंशन भी है जस्टिन ट्रूडो की सरकार को। उन्होंने कहा है कि देखिए, उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, उनको चुनाव लड़ना है, और बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि शायद जस्टिन ट्रूडो ने इस समय इन आरोपों को इसीलिए पब्लिक बनाया क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरी सरकार, पूरी देश उनके पीछे एकजुट होके, संयुक्त होके भारत के खिलाफ इस मामले में लड़ने लगे। आपको पता होगा कि 1 साल में कनाडा में चुनाव होने हैं। कनाडा की इकोनॉमी थोड़ी मजबूत नहीं है इस समय, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, और कनाडा की लिबरल पार्टी जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, वहाँ पे भी कई ऐसे विधायक हैं जिनका मानना है कि जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो अभी इस देश में बहुत अनपॉपुलर है, कनाडा में बहुत अनपॉपुलर है, और अगर वो लिबरल पार्टी के अध्यक्ष रहे और उनके हेड पे रहें तो अगला चुनाव लिबरल पार्टी हार सकती है। तो ऐसे से बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, BBC में, और कनाडा की मीडिया खुद कनाडा की सरकार के खिलाफ बड़े बड़े सवाल उठा रही है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट्स जो इंटरनेशनल मीडिया इस स्टोरी पे रिपोर्ट कर रही है। आज की दूसरी बड़ी खबर हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर का पाकिस्तान में होना है, वजह SCO की मीटिंग। पर यह इतना बड़ा विषय है कि जिस पर हम अलग से एक भरपूर वीडियो बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।